बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बीकॉम पार्ट 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई चल रही होगी, सब सही चल रहा होगा। तो जनाब हमने शुरू के 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए और अब हम चौथे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास टोटल जो ग्रिड थी जो चैप्टर्स की वो मैंने आपको यहाँ बताई कि मेरे पास टोटल 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिसके मैंने तमाम के समरी नोट्स बना दिए हैं। आपके पास ये तमाम नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो फिजिकल बच्चे हैं उनको तो हाथ के हाथ हैंड ओवर कर दिए गए हैं, बट जो ऑनलाइन है वो मैनेजमेंट से रब्ता करे, वो आपको डिलीवर कर देंगे या आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है ना। अच्छा जी सर, शुरू के 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। माह रमजान के हम इस मुबारक महीने में खड़े हुए, तो क्लास का आगाज करते हैं बहुत ही खूबसूरत बात से कि जो तुम्हारी 99 अच्छाइयों को भूल कर 99 अच्छाइयों को भूल कर एक गलती याद रखे, उसे इंसान कहते हैं। और जो तुम्हारी 99 गलतियां भूल कर एक अच्छाई को याद रखे, उसे रहमान कहते हैं, ठीक है। तो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं इंसान से जो अपने आप को जमीनी खुदा समझता है, ठीक है ना। तो ये खूबसूरत बात और पैगाम था भाई। यकीनन उस्ताद एक रूहानी बाप होता है, यकीनन सुना होगा आप लोगों ने। तो बहुत ज़रूरी होता है यार कि हम अपने बच्चों को इस तरीके की तरबियत लाजमी दें। तो सर आ जाए चैप्टर 4 से स्टार्ट करते हैं, कंट्रोलिंग शुरू करते हैं। कंट्रोलिंग होती क्या है भाई? ये एक और फंक्शन है मैनेजमेंट का बेटा, जो हमने शुरू में पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या कर रहा होता है। कंट्रोलिंग, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, उसके अंदर प्लानिंग पढ़ चुके हैं, कंट्रोलिंग में खड़े रहे हैं। आओ देखते हैं कि कंट्रोलिंग होती क्या चीज है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है ना, कंट्रोल किसे कहते हैं? कंट्रोल यानी कि एक ऐसी चीज जो आपके पास मौजूद है, अब आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा टारगेट जो खुद मैनेजमेंट ने सेट किया हुआ होता है, उसको कंट्रोल करना मैनेजमेंट की कंट्रोलिंग कहलाती है, ठीक है ना। अब कंट्रोलिंग बेसिकली एक प्रोसेस है। आइए देखते हैं भाई किस चीज का प्रोसेस है। तो बेसिक कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है वो ये है कि आपका कंट्रोल टेक्निक्स कुछ ऐसी होती है, कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, ठीक है ना। तो भाई मैनेजमेंट सवाल कर दिया कि मैं आखिर कंट्रोल करना है ना, तो भाई मुझे बताओ कि मैं आखिर कंट्रोल करूं तो कैसे करूं। तो बताया गया है भाई एक काम करो, आप स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश कर दो, ठीक है ना। आप एक स्टैंडर्ड सेट कर दो और बोलो कि भाई मेरा ये स्टैंडर्ड है, मेरी ये लिमिट है, ये मेरी थिन लाइन है, ठीक है ना। इस लाइन को आप इस लाइन तक आपने पहुंचना है, सही है, ये स्टैंडर्ड है, आपने इसी लाइन पर रहना है। अगर आप इस लाइन से नीचे गए तो भी नॉन कंप्लायंस है, यानी कि आपने स्टैंडर्ड तोड़ दिया, और अगर आप इससे ऊपर गए तो भी नॉन कंप्लायंस है। तो ए मैनेजमेंट स्टैब्लिश करो स्टैंडर्ड्स को। सर स्टैंडर्ड्स किस किस्म के होने चाहिए? देखो अब एक कंपनी है, हर कंपनी का एक ही मकसद होता है, ठीक है ना, प्रॉफिट कमाना, सही है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा बात करो कि हर कंपनी का किसी भी किस्म की, चाहे वो सर्विस कंसर्न हो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, कोई भी कंपनी हो, तमाम का तमाम एक ही चीज को फोकस कर रहे होते हैं जो कि क्या कहलाता है? प्रॉफिट। तो जनाब आप प्रॉफिट के स्टैंडर्ड्स बना दो, आप एक जनरल स्टैंडर्ड बना दो जो कंपनी के लिए एक स्टैंडर्ड बन जाए कि यार मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट पे इतना रिटर्न चाहिए, ठीक है ना। फिर क्या करो, फिर आप मार्केट की पोजीशंस बना दो कि आपको मार्केट में यहाँ स्टैंड करना है, ये मेरा स्टैंडर्ड है, मुझे यहाँ स्टैंड करना है, ठीक है ना। दी स्टैंडर्ड्स इंडिकेट द शेयर ऑफ टोटल सेल्स इन अ पर्टिकुलर मार्केट, सही है ना। अब मैं मार्केट में पोजीशन कैसे देखूंगा अपनी? भाई क्या बंदा थोड़ी खड़ा कर दूंगा मार्केट में जाके, भाई मेरा कंपनी का बंदा खड़ा हुआ है मार्केट में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट पे खड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब ये है मार्केट पोजीशन का कि मुझे किस सेंस में देखना पड़ेगा? सेल्स के, टोटल सेल्स, टोटल मार्केट के अंदर जो टोटल सेल्स है उसमें मेरा कितना है शेयर। लेट सपोज अगर मोबाइल मार्केट की बात करें, मोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, तो पाकिस्तान में मोबाइल इंडस्ट्री का लेट सपोज 15 ट्रिलियन, ठीक है ना, 15 ट्रिलियन डॉलर्स, या चलो रुपीस की बात कर ले, 15 ट्रिलियन रुपीस, 15 ट्रिलियन सर ये टोटल सेल होती है एक साल में। अच्छा जी 15 ट्रिलियन में से मेरी कितनी सेल होती है भाई? जरा मैं देखूं, पता चला तो मेरी होती है 3 ट्रिलियन। तो इट मीन्स के मैं देखूंगा कि 3 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन का कितना परसेंट है।
पता चलेगा कि भाई मुझे 15 का 3 जो है वो 20% है, ठीक है। तो इट मीन्स कि मेरा 20% मार्केट पोजीशन है। तो अब कंपनी के लिए स्टैंडर्ड करने एस्टेब्लिश करने का कहा है, तो कंपनी ये कह सकती है कि भाई ए कंपनी के बंदो, मुझे अपनी मार्केट पोजीशन 20% चाहिए। तो इट मीन्स कि मैं मार्केट पोजीशन सेट कर रहा हूँ। सर प्रोडक्टिविटी के स्टैंडर्ड्स बना दो कि भाई मेरे पास अगर ये प्रोडक्ट है और वो 3 घंटे में बन रहा है, तो मुझे ये प्रोडक्ट 2 घंटे में बनता हुआ दिखना चाहिए। यानी कि मुझे ये प्रोडक्ट एक मशीन से निकलने के बाद, लेबर से जाने के बाद, उसकी फिनिशिंग होने के बाद 2 घंटा लग रहा है, तो मुझे उसके लिए 3 घंटे में प्रोडक्ट चाहिए। ये मैंने प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड बना दिया। और स्टैंडर्ड प्रोडक्टिविटी का हो सकता है कि वेरियस सेगमेंट्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जहां पर मैं ये बोलूं कि भाई मेरा जो फोकस है वो ऐसा कोई स्टैंडर्ड लाने का है जिससे प्रोडक्टिविटी इंश्योर हो सके, ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्ट लीडरशिप। अब प्रोडक्ट लीडरशिप क्या है, देखो मेरे पास अगर लेट सपोज 4 प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, सही ना, मैं एक मोबाइल भी दे रहा हूँ, मैं लैपटॉप भी दे रहा हूँ, मैं मेन फ्रेम कंप्यूटर भी दे रहा हूँ, मैं सुपर कंप्यूटर के समय कंप्यूटर दे रहा हूँ। तो होगा क्या इससे कि इससे मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। तो जो प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो कि लीडर है मेरा, उसके स्टैंडर्ड्स बता दिए जाए कि मेरी, ताकि क्या हो, ताकि मेरी अगेन वही वाली बात कि मेरी पोजीशन जो है वो इंश्योर हो सके कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, ठीक है ना। लेट्स सपोज मेरा सारे प्रोडक्ट्स में से मोबाइल सबसे ज्यादा बिकता है, तो मैं इस मोबाइल के स्टैंडर्ड्स बना दूं कि भैया मेरे पास अब ना इसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए और इसके अंदर इफेक्टिव और एफिशिएंसी होनी चाहिए। यानी कि एक मोबाइल 3 दिन में, 2 दिन में बन जाना चाहिए, ठीक है ना। आई डोंट नो क्या साइंस होगी इसकी, कितने दिन में बनता है, जस्ट टॉकिंग अपॉन द assumptions, सही है, ऑन द बेसिस ऑफ assumption, टोटली assumption बेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं पता कितने दिन में बनता है, ठीक है ना। हो सकता है किसी का मामू चाचा ताया हो मोबाइल में हंस रहा हो, हाँ 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 सब 3 दिन में तो बनता ही नहीं है, पता ही नहीं है सबको। तो मैं पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, बेटा मैं तुम्हें बीकॉम पढ़ा रहा हूँ, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा, सही है ना। एम्प्लॉय एटीट्यूड का स्टैंडर्ड रखते हैं, भाई कोई गाली नहीं देगा, सब टाई लगा कर आएंगे, कोई सिगरेट नहीं पीएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैंडर्ड कि भैया ऐसा ना हो कि आप कोई भी ऐसा काम करें जो सोसाइटी को हार्म पहुंचा रहा हो। ऐसा ना हो कि आप जो है अपनी अलग से पॉलिटिकल पार्टी बना ली, ठीक है, हालांकि पॉलिटिकल पार्टी बनाना आइन के मुताबिक सबका राइट है, कोई एक सिटीजन ही उठ के पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है बरतर्फ का, उसके अंदर आप ये बात कर सकते हो कि मैं अपनी अलग से पॉलिटिकल पार्टी बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। सर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, आप परफॉर्मेंस मेजर करो। सर ये बात क्या चल रही है कि मैं सवाल मैनेजमेंट आगे पूछ रहे, मैं कैसे कंट्रोल करूं। तो मैंने पहली बात क्या बताई भाई, मैनेजमेंट अल्लाह के बंदे, तुम क्या करो, तुम स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश करो। तो स्टैंडर्ड बना दो कि भाई ये लाइन है, तुमने इसी पे खड़ा रहना है, यही करना है तुमने, ठीक है ना। अच्छा जी, दूसरा क्या तरीका है भाई कैसे कंट्रोल करो, परफॉर्मेंस मेजरमेंट रखो। भाई परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे रखूं, भाई सिंपल सी बात है, जो काम एक्चुअली वो कर रहे हैं वो वर्सेस जो काम जो आपने स्टैंडर्ड में ऊपर रखा था, उन दोनों को कंपेयर कर लो, तो आपकी परफॉर्मेंस मेजर हो जाएगी, सही है ना। जो आपने स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किए ना ऊपर, उससे वो वाली परफॉर्मेंस, जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आपने ऊपर एस्टेब्लिश की है, और वो परफॉर्मेंस जो कि एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उन दोनों को आप कंपेयर कर लो, ठीक है। उसके बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट बात के देखो, एक्चुअल परफॉर्मेंस जब मेजर हो गई और कंपेयर भी हो गई, अब अगला स्टेप क्या होगा, टू टेक करेक्टिव एक्शंस। और ये क्या होगा, जहां पर नेसेसरी होगा। सर करेक्टिव एक्शंस कब नेसेसरी होगा, मतलब बेटा जहां पर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से डिफरेंट हो, ठीक है। आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो डिफर कर रही है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, आपका वेरिएबल शो हो रहा है, आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस वेरी कर रही है स्टैंडर्ड से, तो आप क्या करोगे, आप करेक्टिव एक्शंस लोगे, सही है। At first glance, it seems fairly simple proposition that managers should take corrective actions to eliminate problems. The factors within an organization that are barriers to organizational goal attainment, यही क्या कहलाते हैं, बैरियर्स भी कहलाते हैं। किस चीज में, ऑब्जेक्टिव अटेन करने में, ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, किसका ऑब्जेक्टिव, कंपनी का, ठीक है ना। However, it is often difficult to pinpoint the problem causing some undesirable organizational effect. हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज हो जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनडिजायरेबल हो, इन एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का डिफरेंस ना हो, ठीक है। कोई ऐसी चीज जो अनडिजायरेबल हो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए,
और वो अदर देन क्या हो, अदर देन दिस डिफरेंस। सर कौन सा डिफरेंस? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो उसने बता दिया कि बेसिकली आपको वो करेक्टिव एक्शन लेने कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, और कैसे लेने। वो कह रहे हैं कि अगर आपको दिखे कि आपका स्टैंडर्ड जो है वो क्या है, वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा हाई है या एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। अगर बहुत ज्यादा हाई हुआ तो क्या होगा, सबके सब वही, बहुत ज्यादा हाई होगा तो बल्कि ये होगा कि कोई भी वहां तक नहीं पहुंच सकेगा। वो बोलेंगे कि स्टैंडर्ड इतना ही है, अब वो कह रहे हैं स्टैंडर्ड आ गया है। अच्छा क्या स्टैंडर्ड है भाई? इट इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस दैट एन एम्प्लॉय शुड come at फजर and leave office at 12 in night। यार अल्लाह के बंदे, ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जहां पर एक ऐसी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है जहां पर कोई भी नहीं पहुंच सकेगा। ये एक प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज नहीं है, ये ह्यूमनली पॉसिबल है, ठीक है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। दूसरा कि या तो वो बहुत ज्यादा लो हो। वो कह रहे हैं कि भाई स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ये है कि आप आओ और आके जो है वो बैठ जाओ सीट पे, और सिर्फ ज्यादा ब्रेक नहीं लेना, सिर्फ दिन में 4 ब्रेक ले लेना आधे आधे घंटे की। ओहो, सबके मजे आ गए, सबने बोला क्या बात है भाई, जबरदस्त, मैं तो जिंदगी भर यही रहूंगा। इट मीन्स का मतलब हुआ कि आपका स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा लो है, ठीक है ना। तो आप क्या करो भाई, रिवाइज कर दो। सही है ना, स्टैंडर्ड को रिवाइज कर दो भाई, सिंपल सी बात है। आप रिवाइज करो, आप देखो कि भाई आपको स्टैंडर्ड्स कहाँ पे स्टैब्लिश करने चाहिए, किस लेवल पे करने चाहिए, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि एडिक्वेट नहीं रहे, ऑब्सोलीट हो गए, किसकी वजह से? एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, या किसी और रीजन की वजह से, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स कौन से भाई? कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना बेटा, उसकी बात कर रहा हूँ। सही है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, सही है, ये जनरल है। हम किसकी बात करेंगे? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की। जैसा कि अगर बात की जाए कि भाई एक कंपनी में जो एम्प्लॉयज हैं वो अपना पूरा मैक्सिमम टाइम दें, ठीक है, इसकी बात कर लेंगे, टाइम मैनेजमेंट की बात कर लें, तो इस ऑब्जेक्टिव के अंदर जो चेंजेस आ सकती है, इन्वायरमेंटल चेंजेस आ सकती है, हो सकता है कि लॉकडाउन लग जाए। भाई अब आप बताओ कि आपका जो ऑब्जेक्टिव था कि 9 to 6 वो पूरा दें, वो तो हो ही नहीं सकता। अब तो अल्टरनेट बुलाया जा रहा है स्टाफ को, तो क्या करो भाई, रिवाइज द ऑब्जेक्टिव्स। सही है, ठीक है ना, 9 to 6 ये लोग चाह रहे थे, लेकिन अब 9 to 6 हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि लॉकडाउन लग गया है सर। ठीक हो गया, रिवाइज द स्ट्रेटजीज। भाई स्ट्रेटजीज होंगी कुछ, सही ना, जो कि स्ट्रेटजीज क्या होती है? इंटरनल प्लानिंग होती है, इंटरनल होती है हमेशा, एक्सटर्नल स्ट्रेटजी भी होती है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनल स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो डिसाइडिंग ऑन इंटरनल चेंजेस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस मे इन्वॉल्व चेंजेस इन स्ट्रेटजी। हो सकता है कि स्ट्रेटजी ओरिजिनली कुछ और हो, और लेकिन अब वो इनअप्रोप्रिएट हो गई हो क्योंकि किसी किस्म के इन्वायरमेंटल शिफ्ट की वजह से। दोबारा से अगर हम लॉकडाउन की बात करें, सही है ना, या कोविड 19 की बात करें, सर कोरोना होता है, कोविड 19 क्यों? बेटा मैं बर्गर हूँ, मैं डिफेंस स्पेस 11 से आया हूँ, ठीक है, यू नो बर्गर, मैं बर्गर हूँ, बर्गर। अच्छा कुछ तो यार मतलब हदें ही पार कर जाते हैं, और उनका आर जिंदगी से गायब हो जाता है, सही है। और उनके लफ्ज मतलब किसी और जगह, अब मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों बाद पढ़ाया जाएगा कि हमारी नेशनल लैंग्वेज अलग से होगी, बर्गरिस्तान, ठीक है ना। वो पूरा एक दुनिया अलग बन जाएगी मेरे ख्याल से। यार उनके बोलने का तरीका ऐसा है कि अगर आप में से, मेरे नहीं ख्याल कि कोई इस तरीके का है। देखो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ यार जो क्या कहेंगे, जो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी नेचर में ये चीज होती है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ हार्ड वर्क कर रहे होते हैं उसके लिए, और वो दिख जाता है कि यार आपसे नहीं हो पा रहा बॉस, आप छोड़ दो, ठीक है। फिर वो पूछता है कि बॉस मैंने किया क्या है? सही है, चलो बेटा आगे बढ़ जाओ। अच्छा जी,
सर हो सकता है जो ऊपर मैंने कंट्रोल प्रोसेस में किया है मुझे उसके बाद रिवाइज करना पड़े, क्या स्ट्रक्चर, सिस्टम या सपोर्ट। सर ये सब कब होगा, ये सब कब होगा बेटा, ये जितने भी करेक्टिव एक्शन है कब होंगे मेरे बेटे, जब आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के डिफरेंसेस अराइज हो। बेटा ये बात गौर से सुन लो, याद रखना, जब तक के आपके ये डिफरेंसेस अराइज हो रहे हैं तभी आपका करेक्टिव मेजर लिया जाएगा। अगर आपके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल सेम है तो आप लोगे ही नहीं। सही है, एक्टिविटी है कोई ऐसी तो उसको क्या करो, रिवाइज कर दो। द मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट इन्वॉल्व एडिशनल कोचिंग बाय मैनेजमेंट, एडिशनल ट्रेनिंग, मोर पॉजिटिव इंसेंटिव्स, मोर नेगेटिव इंसेंटिव्स, इम्प्रूव्ड शेड। सर मोर नेगेटिव इंसेंटिव्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंसेंटिव तो ये हो गया कि जो जल्दी आएगा, जो रेगुलर रहा 365 डेज या जितने भी होते हैं सैटरडे से या संडे हटा के, जितने भी वर्किंग डेज कंप्लीट आया एनुअली उसको बोनस दिया जाएगा। ये तो हो गया पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव इंसेंटिव। सर ये नेगेटिव इंसेंटिव क्या है बेटा? ऑब्वियसली उसका उल्टा हो जाएगा ना। जो बंदा लेट आया, जिसने 3 से ज्यादा लेट्स की, ना सिर्फ उसकी सैलरी कटेगी, ना सिर्फ उसका बोनस नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसकी डिमोशन हो जाएगी। सही ना, डी प्रोमोट हो जाएगा वो। सही है, ये बात समझ में आ रही है लड़कों? यार तुम में से कितने लोगों का रोजा नहीं है? माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग रोजा रख रहे हो, सारे रख रहे हो बेटा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी रख रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कि बोलोगे अच्छा सर आप नहीं रख रहे। नहीं बेटा मैं भी रख रहा हूँ। मगर यार हमारे यहाँ बहुत अफसोस के साथ, मतलब वेरी अनफॉर्चुनेटली, हमारे मतलब अब एनवायरनमेंट में ना एक ऐसी चीज डेवलप हो रही है कि मतलब रोजे को इतना मुश्किल किया जा रहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मतलब अगर आप कहीं जाते हुए उल्टा पाँव पहला रख दोगे तो बस रोजा टूट जाएगा यार। अगर अल्लाह के बंदो जाके किसी किताब हदीस में मुझे बोलो, मैं ला के दूंगा यार तुम्हें किताबें, मैं हदीस ला के दूंगा यार, और मैं कोई घर से नहीं लेकर आऊंगा अपने। ऑब्वियसली जो हम जिस मतलब जहाँ से लाजिम बात है, हर कोई किसी ना किसी को फॉलो करता है। तो भैया जहाँ हम जहाँ जिसको फॉलो कर रहे हैं, जिन लोगों को हम वहीं से ला के देंगे, होगी हदीस ही। फॉलो किसी को भी करो भाई, हदीस तो एक ही की है ना यार, तो होगी हदीस ही। तो यार रोजा बातिल होने से पहले के 7 स्टेजेस होते हैं कि पहले वो मकरू होता है, फिर वो मफतूल या मफतूल, इस तरह मतलब इस तरीके से पूरा एक 7 स्टेजेस हैं, जिसके बाद जाकर कहीं बातिल होता है। इतना आसान नहीं है। मतलब यार किसी के मुंह से गलती से गाली निकल गई, चलो बेटा तुम्हारा रोजा बातिल है, वहां से फतवा जारी हो जाता है किसी से कि तुम्हारा रोजा बातिल है। किसी के मतलब किसी भी तरीके से सही नहीं है ना यार। मतलब कुछ सोचो ना कि अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत एक तोहफा दिया है हमें। उस तोहफे को आप मतलब किसी इंसान ने तो नहीं दिया ना तोहफा यार, ये तोहफा भी तो खुदावंद का है। तो खुदावंद जब तोहफा दे रहा है तो क्या उसका तोहफा इतना कमजोर हो सकता है? नहीं हो सकता ना यार। तो यही गुजारिश है भाई कि मतलब थोड़ा सा किसी को भी कह रहा हूँ कि आजकल क्या होता है, रमजान में यही हो रहा है ना। रमजान में हमारा क्या हो रहा है, रमजान में यही हो रहा है कि हर किसी ने किसी को भी देख लो, सबने अपनी 1 इंच, 1.5 इंच भी नहीं बोलूंगा, सबने 1 इंच की मस्जिद बना के रखी हुई है। सबके अपने रूल बन चुके हैं। ठीक है ना, बात 72 की हुई थी, मुझे लग रहा है 72 से बहुत आगे चली गई है बात। तो यार खुदारा चीज़ों को थोड़ा सा समझो, जो बेसिक्स है ना, जिसमें अल्लाह ताला रहमान है, खुदावन खुदावन हमें 70 माओ से ज्यादा चाहता है यार। वो बंदे का खुलूस देख रहा है। कोई रोजा पहले खोल रहा है, कोई बाद में खोल रहा है। यार तुम्हारा क्या मामला है, उसका और अल्लाह का मामला है भाई। आपस में लगे हुए हैं यार, तुम हाथ बांध के खोल के, कोई नाव पर है, कोई नाव से ऊपर हाथ बांध रहा है, कोई लगे हुए हैं यार, लगे हुए हैं। बाहर बैठ के अंग्रेज खुश हो रहे हैं, बाहर बैठ के जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं। वो देख रहे हैं यार, वो मजाक उड़ा रहे हैं, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, वो हंसते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हमारी ही कौम, हमारी ही मजहब के प्रिंसिपल्स को वो लोग अप्लाई कर रहे हैं, और हम उनके किसी किस्म के पता नहीं कौन से उनके अपने प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हैं। हम अपने प्रिंसिपल्स को भूल गए।
और वो हमारे प्रिंसिपल्स पे चल रहे हैं। तो देखो हमारे बेसिक्स एक बहुत बड़ी लैकिंग भी है मेरे ख्याल से, चाहे किसी भी मसलक, एक तो मुझे बोलता हुआ बहुत बुरा लगता है, मसलक किसी भी किस्म का हो, हमारे अब जो एक इन्वायरमेंट है, ऑब्वियसली इन्वायरमेंट से इंसान सीखता है ना। इन्वायरमेंट में बहुत सारे आलिम होते हैं, बहुत सारे आलिम फाजिल लोग होते हैं, जिनमें हमारे मौलवी साहब हैं। तो एक तो अल्लाह हिदायत दे मौलवियों को, ऑब्वियसली हमें ज़्यादा हिदायत दे कि वो तो खैर फिर पढ़ रहे हैं ना, कम से कम पढ़ तो रहे हैं, चीज़ों में मुताला तो कर रहे हैं। तो बहरहाल ये है कि बस हमारे इन्वायरमेंट में एक लैकिंग ये है कि यार हमें बेसिक्स नहीं पढ़ाई जाती। हम आसमान पे पहुंच गए लेकिन हमें ज़मीनी चीज़ें नहीं पता। ऐसे कि जैसे हमें आसमान के रास्ते बताओ, हम कुछ नहीं जानते यार। अपनी बेसिक्स कंप्लीट करना चाहिए, अपने आप से शुरू करना चाहिए। अगर आपको लगता है ना सामने वाला वाला तो अगर आप सामने वाले को तबलीग कर रहे हो तो आपसे बड़ा गधा नहीं है, क्योंकि तबलीग हमेशा अपने आप से होती है। क्यों? क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा मुश्किल वहीं पेश आती है जहाँ पे उससे अपने आप को समझना हो और अपने आप को समझाना हो। ठीक है भैया, आप सामने वाले को समझा दोगे, दिमाग आप उसका घुमा दोगे अपनी बातों से, ठीक है, लेकिन आपको तो पता होगा ना कि मैं इसको घुमा रहा हूँ। मगर आप अपने ही दिमाग को घुमा सकते हो क्या? मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, घुमा के दिखा दो। आसान नहीं है, ये बातें आसान नहीं है। इन बातों में गौर और फिक्र दोनों की बहुत शदीद ज़रूरत है हमारे माशरे में, ख़ास तौर पर कि जहाँ पर इन चीज़ों की लैकिंग है। हमें बेसिक्स इस्लाम की नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है, मैं बहुत हमेशा आके कहता हूँ, जितने ही मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जहाँ पर इल्मी बहस होती है, कि देखो हम एक गलत ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, सही है, उस ट्रेंड का नाम है नेगेटिविटी। हम नेगेटिविटी को फॉलो कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म को फॉलो कर रहे हैं। हमें ट्रेंडिंग में दे दिया गया है कि भाई क्रिटिसिज्म इज अ न्यू ट्रेंड, जस्ट गो अहेड, और हम उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म को फॉलो कर रहे हैं। आप नहीं देखते यार, फेसबुक पे अगर कोई चीज नहीं आए, किसी ने कोई कोशिश की है, कुछ भी किया, उसको सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज किया जाता है। आप मुझे कोई भी चीज दिखा दो जो आजकल के माशरे में बन रही हो, चाहे वो क्रिएटिव क्यों ना हो, आप हमेशा उसको मीम्स के थ्रू क्रिटिसाइज होता हुआ देखोगे। तो क्रिटिसिज्म का एक कल्चर डेवलप कर दिया गया। हमें समझना पड़ेगा इन बातों को यार, हमें देखना पड़ेगा इन बातों को। हमें थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना है कि सामने वाला क्या कर रहा है, कोशिश किस चीज की कर रहा है। ये कोशिश कर रहा है आपके दिमाग पर काबू पाने की। हम जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, हमारे मजहब में जो नमाज है, जो कुरान है, और जितने अहकामात हैं, जो उसूल दीन है, जो फरूअ दीन है, इन तमाम चीज़ों के बाद एक परफेक्ट इंसान बनता है जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। ठीक है, ताकतवर से मुराद फिजिकली बॉडी ना हो उसकी, उसकी रूहानी ताकत ज़्यादा है। रूहानियत का मतलब भी पता है बेटा हमें? नहीं पता। हिकमत का मतलब भी पता है हमें? नहीं पता। इस तरह की बातें शुरू होते हैं, कहता है अरे अच्छा मौलवी हो क्या, अच्छा हाफिज हो क्या, दाढ़ी तो दिखाओ जरा, दाढ़ी तो है नहीं तुम्हारी। ये सोच है हमारी यार, इस सोच के मालिक हैं हम लोग। तो क्रिटिसिज्म को एनवायरनमेंट में इंजेक्ट कर दिया गया है। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इस एनवायरनमेंट का, जो कि एक फेक एनवायरनमेंट है, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ही है सर। क्यों? क्योंकि दुश्मन जानता है कि वो हम तक सिर्फ इसी के थ्रू पहुंच सकता है। सही, जितनी भी सोशल मीडिया, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, मैं किसी भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसके अंदर यूट्यूब भी आ जाता है। सही है, यूट्यूब और हर किस्म के सोशल प्लेटफॉर्म्स की बात की जा रही है। तो हमेशा अक्सर मैं लोगों से, दोस्तों से, जो इल्मी बहस हो रही होती है, बड़ी बहुत अच्छी लगती है। इल्मी बहस जो होती है वो इल्मी बहस ही होनी चाहिए। जब दो मेच्योर लोग बात करेंगे तो इल्मी बहस ही होगी। तो हमने कंक्लूड ऐसे किया कि यार हम ये तो जानते हैं कि हमने अपने अपने मसलक को कैसे डिफाइन करना है, मगर बहुत अफसोस के साथ हम ये नहीं जानते कि हमने अपने मजहब को कैसे डिफाइन करना है। हमने मसलक को डिफाइन कर लिया, करना तो जान लिया,
लेकिन हमने मजहब को डिफाइन करना अभी तक नहीं जाना। एक नॉन मुस्लिम अगर आके पूछ ले मुझसे कि ए बंदे खुदा एग्जिस्ट करता है, जरा मुझे प्रूफ तो दो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी सख्त है, क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम उस बंदे को जाकर ये प्रूफ कर दोगे कि हाँ खुदा एग्जिस्ट करता है, मान लो खुदा और रसूल को मान लो, कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है? नहीं है। तुम लोग अपने मसलक को आपस में क्रिटिसाइज करते रहोगे, तुम एक दूसरे के मसलक को तोड़ मरोड़ करते रहोगे, वहां पे दुश्मन खुश हो रहा है यार, सोचो तो सही। एक नॉन मुस्लिम आगे खड़ा हो गया, तुम उसको प्रूफ करके दिखाते हो खुदा एग्जिस्ट करता है। सर कुरान में तो लिखा है अल्लाह के बंदे, अगर वो कुरान मानता तो वो यहाँ थोड़ी होता भाई। सर आसमानी किताबों में लिखा, भाई वो तो मानता ही नहीं है ना, तुम उसको कैसे मनाओगे? तुम्हें बोलोगे कुरान शरीफ की फला आयत में ये लिखा हुआ है, किसी किसी आयत में लिखा हुआ है, तो बोलेगा भाई ये क्या है, व्हाट्स कुरान, आई डोंट नो, व्हाट इज दिस। कैसे बताओगे, कैसे बताओगे? ठीक है। तो बड़े अफसोस के साथ, विद ऑल डीप सोरोज, लिटरली मुझे बहुत, मैं मतलब मुझे कभी कभार बहुत गम की एक कैफियत आ रही हो जाती है कि जब मैं सोचता हूँ कि यार दुश्मन कैसे कामयाब हो रहा है। सही है। तो ये कुछ बातें यार, इसको थोड़ा सा मुताला आप लोग भी किया करो। सही है, जरूरी नहीं कि मैं बताऊँ। चलो भाई, आ जाओ सर, बहुत परेशान हो गए। सर ये तो पता चल गया कि मैंने जब स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश कर दिए और मैंने परफॉर्मेंस को फिर मेजर किया, फिर मुझे पता चला कि भाई डिफरेंस आ रहा है, तो क्या करो, करेक्टिव एक्शन लो। सर एक्शंस कैसे कैसे लो करेक्टिव? भाई स्टैंडर्ड रिवाइज कर दो, ऑब्जेक्टिव, स्टडी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, सपोर्ट, एक्टिविटी, भाई ये चीजें रिवाइज कर दो, ताकि तुम्हारे एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में से डिफरेंस एलिमिनेट हो जाए। सर जब डिफरेंस एलिमिनेट हो गया, तो अब मेरे पास क्या चीज आई? फेज ऑफ कंट्रोल, के मैं अगर कंट्रोल को किन किन फेजेस से लेके जाऊंगा, तब कहीं जाकर मेरे एक गुड कंट्रोल सिस्टम बनेगा। सही है। वो कहता है कि भाई कंट्रोल के इस प्रोसेस को काम होने से पहले परफॉर्म करो। सही है। या ड्यूरिंग द वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड, या फिर आफ्टर द वर्क इज परफॉर्म्ड। वो कहता है भाई दो तरीक, तीन तरीकों से आप ये कर सकते हो। कैसे भाई? भाई आप इस पूरे जो फेस है ना कंट्रोल का, ये पूरा तीन ये फेजेस है, और तीसरा वाला कंडीशनल, ऑब्वियसली अगर डिफरेंस अराइज हो तो। वो कह रहा है इस फेस को आप या तो काम होने से पहले अप्लाई करो, या काम होते हुए अप्लाई करो, या काम होने के बाद अप्लाई करो। सही है। काम होने से पहले कैसे अप्लाई करोगे? आपने जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उसमें से वो काम, जो कि वो स्टैंडर्ड्स जो कि काम होने से पहले शुरू काम आएंगे, आप वहां से जज कर सकते हो। फिर वो स्टैंडर्ड्स जो ड्यूरिंग द काम करते हुए आपके काम आएंगे, आप उस स्टैंडर्ड्स को यूज करते हुए कॉन्फिडेंट कंट्रोल का फेज हासिल कर सकते हो। और आप ऐसे स्टैंडर्ड्स जो कि काम होने के बाद आपके काम आए, उसको आप फीडबैक कंट्रोल में। ठीक है ना? बात समझ में आई? सर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड कंट्रोल सिस्टम के। सर वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो बेटा, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके जितने भी प्लान्स हैं और जितनी भी पोजीशन है आपकी, जो स्टैंडर्ड पोजीशन यानी कि जो एस्टिमेटेड पोजीशन है, आपने क्या करना है, आपने उसको टेलर करना है। टेलर मतलब कस्टमाइज करना है अकॉर्डिंगली। ठीक है। सर आपका प्लान कुछ और है, कंट्रोल्स कुछ और बता रहे हैं, आगे पीछे हुआ हुआ। भाई आपने प्लान ये किया कि मुझे विद इन 3 मंथ्स फला फला सेल टारगेट पे पहुंचना है, लेकिन आपके जो कंट्रोल्स हैं वो फला फला सेल टारगेट से कम है। तो भाई प्लान तो ज्यादा का करके बैठे हुए, कंट्रोल हमने कम के सेट किए हुए। तो वो कह रहा है कि भाई टेलर होने चाहिए, कस्टमाइज होने चाहिए। और वो कहता है कि और किसी से टेलर होने चाहिए, इंडिविजुअल मैनेजर से, यानी कि या फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ठीक है। कंट्रोल सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपके एक्सपेक्टेशंस को, एक्सपेक्टेशन, एक सेकंड, ये एक्सपेक्टेशन नहीं एक्सेप्शन होना चाहिए। एक्सेप्शंस को यानी कि डिफरेंसेस को,
वो क्रिटिकल पॉइंट असेस करे, सही है ना। ऐसा ना हो कि वो बोलेगा डिफरेंस है, खैर है कोई बात नहीं, दुआ करूंगा आपके लिए कि आप इंशाअल्लाह ताला एक्चुअल परफॉर्मेंस से स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में पहुंच जाओ। ठीक है, वो कह रहे हैं भाई दुआ की जरूरत नहीं है, दवा की जरूरत है। आप इस एक्सेप्शन केस को जो डिफरेंसेस अराइज होते हुए नजर आ रहे हैं उसको क्रिटिकल पॉइंट असेस करके उसको क्रिटिकली आइडेंटिफाई करो। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि कंट्रोल शुड बी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए सर, क्वांटिटेटिव होने चाहिए, सही है, क्वालिटेटिव नहीं होने चाहिए, क्वांटिटेटिव होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव मींस क्वांटिटेटिव, सब्जेक्टिव मींस क्वालिटेटिव। सर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्वांटिटेटिवली मैं असेस करूं कि भाई बंदे ने कितना काम किया है, यानी कि मैं बोलूंगा लेबर कितने घंटे काम कर रहे हैं दिन के, या फिर मैं बोलूंगा भाई मेरे जो सेल्स रिटर्न हो रही है वो कितने कितने दिन में हो रही है, जो क्रेडिट में सेल्स की वो कितने दिनों बाद आ रही है। ये मेरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आ जाएगी चीज, सही है। कंट्रोल शुड बी फ्लेक्सिबल, भाई इट शुड बी फ्लेक्सिबल, बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो वो तमाम किस्म के मैनेजर्स के थ्रू परफॉर्म नहीं हो सकेंगे, उसका फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट कंट्रोल शुड रिमेन वर्केबल इन द केस ऑफ चेंज प्लान, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस और आउटसाइड फेलियर। ठीक है ना, अगर कोई ऐसी कोई सिचुएशन आगे अराइज होती है जो कि अनफोर्सीन हो, जो कि आपने प्रेडिक्ट ना की हो, एकदम से तूफान आ गया, सैलाब आ गया, तो भाई कंट्रोल ऐसे होने चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, हर किस्म की कंडीशन में फिक्स हो सके। क्या इकोनॉमिकल होने चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने ऐसे कंट्रोल सेट किए उसके बाद आप ओनर्स के पास जाके बोलो सर 1 करोड़ रुपए दे दे। ठीक है, वो बोलेगा बेटा क्या वो चकरा गए हो क्या। वो क्या है उसका डायलॉग, सठे आ गए ओके, तो भी ऐसे बोलेगा चकरा आ गए ओके, बेटा तुम्हें 1 करोड़ क्यों चाहिए। तो बोलेगा भैया कंट्रोल्स मैंने डिजाइन किए बहुत जबरदस्त है एकदम बेहतरीन, लेकिन 1 करोड़ चाहिए मुझे, हो जाएगा। वो कहेगा अल्लाह के बंदे 1 करोड़ रुपए अगर तुम्हें दे दिए कंट्रोल्स की सूरत में, तो उससे अच्छा वो बचा के मैं बैंक में रख के इन्वेस्ट करके कमाना लूं, किधर से है भाई तू। तो वो कह रहा है कि इकोनॉमिकल होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए, एक्सपेंसिव ना हो। कंट्रोल शुड लीड टू करेक्टिव एक्शंस, ऐसा ना हो कि मैं एक्शन तो लिए जा रहा हूं मगर वो करेक्टिव ना निकले तो मसला हो जाएगा, सही है। अब ऊपर की बात कर लो, करेक्टिव एक्शंस कैसे लिए जा सकते हैं, रिवाइज द स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात कर लूं, मैंने बोला कि यार अच्छी भला स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच कर रही थी, सब कुछ ठीक था, हंसी खुशी रह रहे थे सब, मैंने बोला नहीं यार मजा नहीं आ रहा, स्टैंडर्ड से काम करता हूँ मैं, बढ़ा देता हूँ। तो क्या हुआ, ये एक एक्शन तो है बट इट्स नॉट अ करेक्टिव एक्शन, सही है। सर क्या हो सकते हैं बैरियर्स एक सक्सेसफुल कंट्रोलिंग के, कि मैं कंट्रोल तो कर रहा हूं लेकिन सक्सेसफुली नहीं कर पा रहा, तो क्यों नहीं कर पा रहा, वो ये रीजन है। सबसे पहले वो कहता है ओवर एम्फेसाइज ऑन शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन, वो कहता है कि भाई देखो सिंपल सा रूल है ना जिंदगी गुजारने का, कि आप हमेशा शॉर्ट और लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों साथ लेके चलो, ठीक है, वरना क्या होगा, मसला हो सकता है। तो ज्यादा शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन पे एम्फेसाइज नहीं करो, बैलेंस रख के चलो। और दूसरा क्या है, ऐसे करने से क्या होगा, अगर शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन पे ही फोकस रहा मेरा सारा, तो एम्प्लॉय जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और उसका मोरल गिर जाएगा, सही है। और जब वो फ्रस्ट्रेट होगा तो वो रिपोर्ट में फॉल्सिफिकेशन करेगा, वो रिपोर्ट गलत बनाएगा, वो आगे पीछे कर देगा रिपोर्ट, सही है। सो इट इनकरेज फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स। और क्या करेगा सर, नैरो अप्रोच फॉर द गुड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इग्नोर अपॉर्चुनिटीज। क्या करेगा, वो नैरो के सोचेगा, वो मोहतात होकर चलेगा, और जितना ज्यादा मोहतात होता है इंसान उतना कम रिस्क लेता है और उतनी अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करता है, सही है ना। कैन बी सीन एज अ गोल ऑफ कंट्रोल प्रोसेस, हो सकता है फिर होगा क्या इन तमाम चीजों के बाद, होगा ये कि जो आपके गोल्स हैं वो कंट्रोल प्रोसेस का पार्ट नहीं समझे जाएंगे, वो समझा जाएगा कि शायद ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, जबकि उनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक शॉर्ट टर्म गोल है ताकि करेक्टिव मेजर्स को परफॉर्म किया जा सके, ताकि कंट्रोल्स को बेटर किया जा सके। ठीक है मेरा बेटा, यही बैरियर्स हैं सक्सेसफुल कंट्रोलिंग के। सर अब टाइप्स ऑफ कंट्रोल और कंट्रोल सिस्टम, अब हमें पता चलेगा कि आखिर वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे मैं कंट्रोल हासिल कर सकता हूं स्पेसिफिकली प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले आओ, सबसे पहले है फाइनेंशियल कंट्रोल। भाई कैसा कंट्रोल है,
जो कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है। सर फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन सी होती है आपकी? आपके रेवेन्यूज और इन्वेस्टमेंट, सही है, आपका वर्किंग कैपिटल, आपकी रिटेन अर्निंग। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और एज्यूम कर रहा हूँ कि आप तमाम लोगों को ये चीजें पता होगी। देखो अगर नहीं पता तो भी मसले की बात नहीं है। देखो फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, सही है, आपके पास पैसा जनरेट कहाँ से हो रहा है। तो या तो आप रेवेन्यू यानी आपकी जो सेल होती है प्रोडक्ट की, या तो वहां से आ रहा होगा, या फिर वो इन्वेस्टमेंट जो कि शेयर होल्डर्स या ओनर्स इन्वेस्ट करेंगे वहां से आ रहा होगा, ठीक है ना। ये है आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एंड फ्लो आउट बाय द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये तो हो गया इनफ्लो। अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आउटफ्लो क्या होगा आपका? कि जो आपके खर्चे होंगे, जो एक्सपेंसेस होंगे आपके, ठीक है। इस तरीके से मैं इन तमाम चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ, सही है। अच्छा सर ये तो समझ में आ गया फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लेकिन ये कंट्रोल कैसे होंगी? बेटा इसकी टेक्निक्स है, जिसके अंदर शामिल है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपके रेशियो एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस। इस तरह के बहुत सारे और भी हैं, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल कंट्रोल्स में आपके पास क्या क्या आ गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हम स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाते हैं बेटा, इससे हम एनालिसिस कर सकते हैं, इससे हम एनालिटिकल एनालिटिकली चीजों को देख सकते हैं कि कौन सी चीज पिछले साल कम थी, इस साल से या ज्यादा थी, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, पीटीसी, ठीक है ना। सही है सर। बजटरी कंट्रोल क्या है? बजटरी कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम है बेटा जो कि पूरी दुनिया यूज कर रही है, सही ना। क्यों? क्योंकि ये रिसोर्सेज, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस तीनों को कंट्रोल कर रहा होता है। कैसे सर? इट इज अ फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स फॉर अ गिवन फ्यूचर पीरियड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, सही है ना। वो क्या करता है? आपको आगे आने वाले वक्तों को एस्टिमेट करके देता है रिसोर्सेज को, ठीक है, कि आपके पास आने वाले वक्तों में रेवेन्यूज कितना होगा, आपके पास आने वाले वक्तों में आपका खर्चा कितना हो रहा होगा, आपकी जो है वो वर्किंग कैपिटल कितना होगा आपका। ये सारी चीजें आपको बजट पे पता चल रही होती है, सही है। बाय स्टेटिंग प्लान, अच्छा ये होती कैसे भाई? आप अपने प्लान्स बनाते हो कि भाई मेरे आगे ये प्लान है करने के, और आपको प्रायर और पास्ट नॉलेज होती है कि मेरे पास कंपनी की जो है रेवेन्यू का ये ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है पास्ट में, और वर्किंग कैपिटल का ये ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, और आगे के प्लान्स हैं। इन तमाम चीजों की मदद से आप एक बजट बना लेते हो, जिसमें आपको पता चल जाता है कि आपकी प्लानिंग और पास्ट ट्रेंडिंग से मेरे पास आगे इन रिसोर्सेज में क्या क्या होने वाला है, सही है ना। It usually have control over both the expenses and revenue associated with profits, सही है। दोनों का कंट्रोल होता है इस पे, एसेट्स सॉरी एक्सपेंसेस का भी और रेवेन्यू का भी। अच्छा जी सर, आगे आगे अगला आ गया क्वालिटी कंट्रोल, जिसके अंदर डेविड ए गार्विन ने आपको 8 डायमेंशंस बताई क्वालिटी की, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत, और ये याद रखना कि पेपर में आ भी सकती हैं। वो कहता है आप क्वालिटी कंट्रोल करो इन तमाम चीजों को देखते हो, ये डायमेंशंस बता दी उसमें। आप अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस देखो, फीचर्स देखो, उसकी रिलायबिलिटी देखो, कंफर्मेंस देखो। कंफर्मेंस क्या? कि क्या वो जो आपने स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश किए उससे मीट कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। अब ड्यूरेबिलिटी देखो कि यार एक सेकंड,
जी जनाब, तो ये फीचर्स पता चल गया हमें क्वालिटी कंट्रोल के। ठीक है, अच्छा ड्यूरेबिलिटी फिर सर्विसेबिलिटी। सही है कि कितनी प्रोफिशिएंसी है इसके अंदर और कितना एरिया इसके अंदर रिपेयर होने का। सही है, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपका रिपेयर हो सकता है तो उसके अंदर कितने वेरिएबल्स के साथ मैं उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा हूँ ताकि वो अपने एक पर्सनल स्टैंडर्ड पे पूरा उतर सके। उसके बाद सर आ गया एस्थेटिक्स। आजकल बड़ा चल रहा है एस्थेटिक ब्रो, बेटा वो वाला नहीं है ये, खुश मत हो जाए करो फौरन से। सर एस्थेटिक्स मतलब क्या, वो प्रोडक्ट दिखने में कैसा है, हाउ अ प्रोडक्ट लुक्स, फील्स, साउंड्स, टेस्ट और स्मेल्स, इस तरीके की चीजें। सही है, आखिर ये प्रोडक्ट मार्केट में परसीव कैसे किया जाता है, क्या ये नंबर वन है मार्केट में या फिर ये नंबर टू है, आखिर किस चीज कौन से नंबर पे मार्केट में स्टैंड कर रहा है। ये तमाम चीजें बताती हैं आपकी क्वालिटी कंट्रोल के। भाई ये चीजें पता होने के बाद आपने जब इन सबका रिजल्ट सबका जवाब हासिल कर लिया उसके बाद पता चल जाएगा आपको कि आपकी क्वालिटी क्या है और आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है ना। अच्छा जी, अब इन्वेंट्री कंट्रोल से तो आप सभी वाकिफ होंगे। सिंपल सी बात है कि भाई आपकी जितनी भी इन्वेंट्री है आप उसको कंट्रोल करोगे। आप जितनी भी रॉ मटेरियल है, आपका आपका WIP वर्क इन प्रोसेस है, आपका फिनिश गुड्स है, इन तमाम मटेरियल्स इन तमाम इन्वेंट्री को क्या करोगे आप स्टोर करते हो गोडाउन में या एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको सिक्योर रख सको। सही है ना। इस तमाम चीज़ों में आप क्या कर रहे होते हो, आप अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल कर रहे होते हो। तो सर एडवांटेजेस क्या है इन्वेंट्री कंट्रोल करने के, कि इट हेल्प्स डील विद अनसर्टेनिटीज इन सप्लाई एंड डिमांड। बड़ी सिंपल सी बात होती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन है वो ये है कि जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये एडवांटेज है कि आपके पास अगर एकदम से सप्लाई ज्यादा करनी पड़े और डिमांड ज्यादा आ जाए तो आप उसको आराम से मैनेज कर सको। सही है, आपकी एकदम से डिमांड बढ़ जाए तो आपके पास इतना अवेलेबल होना चाहिए प्रोडक्ट कि आप उस चीज को सप्लाई कर सको। ठीक है, उसके बाद another purpose of inventory is to facilitate more economic purchases since it sometimes is more economical to purchase large amount of materials at वन टाइम। बड़ी सिंपल सी बात है, मार्केट में बल्क डिस्काउंट मिल रहा होता है कि भाई अगर आप एक साथ 100 खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट देंगे, अगर आप एक दो खरीदोगे तो नहीं देंगे। 100 या 100 से ज्यादा के प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। तो हो सकता है कि वो किसी को डिस्काउंट हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा उठाने हो तो आप उसको इस काबिल दो कि उतने प्रोडक्ट्स डिलीवर भी कर सकें। तो इससे भी आपको इन्वेंट्री कंट्रोल में मदद मिलती है। सही है ना। उसके बाद फाइनली इन्वेंट्री में भी यूजफुल means of dealing with anticipated changes in demand or supply such as seasonal fluctuation of। सिंपल सी बात है, आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि सीजनल है। ठीक है, आप आम बेचते हो, अब आप आम एक्सपोर्ट कर रहे हो, आम का मौसम आ गया भाई, तो अब क्या होगा, आपके पास बहुत ज्यादा डिमांड आ जाएगी एकदम से। तो आपके पास उस तरीके की डिमांड के हिसाब से सप्लाई के लिए इन्वेंट्री का मौजूद होना जरूरी है। सही है, तो ये सारी चीजें हैं आपके इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर। सही है, प्रोडक्शन ऑपरेशंस कंट्रोल में क्या है भाई, कि आपके पास ये पता होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्शन में कितना मटेरियल लगेगा, आपकी प्रोडक्शन की जो ऑपरेशन है वो किस तरीके से प्रोसेस होंगे, कैसे आउटपुट इनपुट में कन्वर्ट होगा, इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होगा, कैसे एक रॉ मटेरियल फिनिश गुड बनेगा, इन तमाम चीजों की साइकिल को मैनेज करने के लिए। ठीक है, इसके अंदर एक फॉर्मूला है, ऑब्वियसली मैं आपको लिखवा इसलिए नहीं रहा, आपकी बुक में सारी चीजें लिखी हुई है, बट जो मैंने शॉर्ट नोट्स दिए उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आपके सबके सामने किताबें मौजूद है, नहीं है तो बेटा खोल लो, आराम करो की तरह बगैर किताबों में इसको मत देखो। ठीक है, प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला है जिसमें लिखा है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय लेबर प्लस कैपिटल प्लस एनर्जी प्लस टेक्नोलॉजी प्लस मटेरियल। यानी कि गुड्स जो आप प्रोड्यूस करोगे वो आपका क्या होगा, आउटपुट, और आपका इनपुट क्या होगा, लेबर कैपिटल एनर्जी टेक्नोलॉजी मटेरियल। सो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है बेटा। सर क्या मतलब हुआ इसका, देखो आपके पास जो आ रहा है, जो प्रोडक्ट फाइनल निकल रहा है, उसको प्रोडक्ट फाइनल निकालने के लिए आपका अपना क्या क्या लगा। ठीक है ना, आपकी अपनी क्या क्या चीजें लगी, जिसके अंदर आपके पास लेबर होता है, आपका अपना कैपिटल लगता है, आपकी एनर्जी लगती है, आपकी टेक्नोलॉजी लगती है, आपका मटेरियल लगता है, ये सब इनपुट का पार्ट है। सही है सर, और कौन कौन सी मेजर टेक्निक्स हैं भाई, मार्केट ओरिएंटेड मेजर्स, यानी कि आप देखो कि मार्केट में
क्या चीजें हैं, क्या क्या चल रहा है, सेल्स एनालिसिस क्या है मार्केट के, मार्केट का शेयर एनालिसिस करो कि मार्केट का कितना शेयर है टोटल, मेरा उसमें से कितना है, पहला भी हमने पढ़ा था सेल्स वाले पार्ट में, ठीक है ना। ओवरऑल मार्केट शेयर कितना है, मार्केटिंग एक्सपेंस टू सेल्स, यानी कि मैं जितना मार्केटिंग एक्सपेंस कर रहा हूँ क्या मेरे पास सेल्स उससे ज्यादा आ रही है नहीं आ रही, सही है, इस तरीके से मैं मेजर कर सकता हूँ। उसके अलावा एफिशिएंसी एनालिसिस भी कर सकता हूँ, ठीक है, मार्केट ओरिएंटेड मेजर्स में। याद रहे कि ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, चलिए, टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम टेक्निक्स, सही, टाइप्स ऑफ कंट्रोल या कंट्रोल सिस्टम टेक्निक्स, दोनों तरीके से सवाल पूछ सकता है, याद रखना दोनों में यही आएगा, सही है। और कौन कौन सी टेक्निक है सर, ह्यूमन रिसोर्स मेजर्स जो आगे भी पढ़ेंगे हम स्टाफिंग के अंदर, ठीक है, वहां पे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर वक्त आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि आपके जो लोग काम करने वाले हैं उनको कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे मेजर करना है, सही है, इस तरीके से भी आप कंट्रोल अपनी टेक्निक अपना कंट्रोल सिस्टम डेवलप कर सकते हो, और ये भी एक वन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम टेक्निक है। फिर हम प्रोडक्शन मेजरमेंट भी कर सकते हैं कि भाई मैंने जितना एस्टिमेट किया था उससे प्रोडक्शन कितनी ऊपर नीचे है, ठीक है। फिर पॉलिसीज और मेजर्स, मैनेजमेंट ऑडिट करवा सकता हूँ, सही है। मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, एक जो है ऑडिट हो रहा था एक्सटर्नल ऑडिट का आजकल, जो आपको पता है हर जगह हो रहा है, ठीक है। जून के बाद जो 30 जून के, जिनका 30 जून को एंड होता है उनका 30 जून के बाद से ऑडिट शुरू हो जाता है, तो वो कह रहा है कि भाई आप ऑडिट करवा दो, इस तरीके से भी आप कंट्रोल हासिल कर सकते हो, सही है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और मैनेजमेंट बाय एक्सपेक्टेशन तो वैसे डिटेल में हमने आगे पढ़ना है, ठीक है ना। अब आगे दो किस्म की कंट्रोल डिवाइसेस, एक नॉन बजटरी कंट्रोल डिवाइस और एक ट्रेडिशनल कंट्रोल डिवाइस, सही है। उसके बाद टाइप्स आ जाएंगी और फिर ब्रेक इवन आ जाएगा। हम एमबीई जो है वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। डिवाइसेस से पहले मैं ले रहा हूँ एक ब्रेक छोटा सा, सही है, 4-5 हो रहे हैं, बटा 4 20 पे सारे यहाँ पे होने चाहिए।